नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों। हम पढ़ रहे हैं तकली शिवशंकर पिल्ले द्वारा रचित चेम्मीन उपन्यास का हिंदी अनुवाद, जिसका शीर्षक है मछुआरे। पूरे 12 अध्याय इसके पहले के वीडियोस में मैंने पोस्ट कर दिया है। अभी 13वां अध्याय। शादी के बाद चौथे दिन वर वधू दोनों को बुला लेना चाहिए, लेकिन बुला लाने को भेजने के लिए कोई नहीं था। चक्की ने शादी के दिन से ही खाट पकड़ ली थी। उसके बाद उठी ही नहीं। पड़ोस की नल्लम्मा बार बार आकर परिचर्या कर जाती थी। घर का कामकाज पंचमी संभालती। बीमार पत्नी की ओर चेम्पन ने कोई ध्यान नहीं दिया। नल्लम्मा ने किसी अच्छे वैद्य को बुलाकर दिखाने के लिए 2-3 बार कहा, लेकिन चेम्पन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चेम्पन शादी के बाद काम की भीड़ में था। कभी कभी चक्की के कमरे में जाकर उसे देख लेता। ऐसे ही जब एक दिन वह चक्की को देखने को आया, तब चक्की ने करतम्मा और पलनी को जाकर बुला लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर चेम्पन गुस्से से कांपते हुए गरज पड़ा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे घर में उसके आने की कोई जरूरत नहीं। चक्की को बहुत क्षोभ हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि वह फिर से बेहोश हो गई। उस दिन चेम्पन एक वैद्य को बुला लाया। शादी के बाद लड़की को बुलाना ही चाहिए, क्यों नहीं बुलाया जाता? यह सवाल सबने करना शुरू कर दिया था। जो भी सवाल करता था उससे चेम्पन बिगड़ जाता था, लेकिन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। इस तरह सबसे उसका झगड़ा होने लगा। त्रिकनपुरा तट पर भी करतम्मा के लिए घर से बुलावा न आना लोगों की बातचीत का विषय हो गया। रिवाज के मुताबिक किसी को आकर उसे बुला ले जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं थी कि उसके घर में कोई नहीं था। न बुलाने का यही कारण हो सकता है कि लोगों ने उसे घर से बाहर कर दिया है। आदमी कितना भी गरीब क्यों न हो, शादी के बाद लड़की को अवश्य बुलाता है। करतम्मा ने भी प्रतीक्षा की। उसे विश्वास नहीं था कि पिता उसे छोड़ देगा। माँ के बारे में भी उसकी व्याकुलता बढ़ती गई, लेकिन पति से कुछ कहने से वह डरती थी। फिर भी उसने दिल थाम कर कहने का निश्चय किया। एक दिन खाना खाने के बाद समय अच्छा समझकर उसने कहा, मेरी माँ अब है कि नहीं कौन जाने। पलनी ने कोई जवाब नहीं दिया। करतम्मा ने पलनी की ओर गौर से देखा। उसने कहा, हम जरा चलें? उसे एक मुंहतोड़ जवाब मिला, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। वह इतना कठोर होकर बोलेगा, इसकी उम्मीद करतम्मा को नहीं थी। पलनी के भाव भेद ने उसे डरा दिया। उसने जरा मंद हास के साथ कहा, इस तरह करने से कैसे होगा? गंभीर होकर पलनी ने पूछा, क्यों? हमें भी लड़कियां होंगी, उनके भी लड़के होंगे, वे भी बदला चुकाएंगे। इसका भी जवाब पलनी के पास तैयार था। उस समय जैसा होगा देखा जाएगा। इसका भी क्या जवाब दे सकती थी? करतम्मा ने बात वहीं छोड़ दी। फिर जब मौका मिला तब उसने पूछा, तो मैं अकेली ही जाकर माँ को देख आऊं? इसमें पलनी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी, जाती हो तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। करतम्मा के मन में गुस्सा पैदा हुआ, जो इन शब्दों में प्रकट हुआ। बाप रे, इन मर्दों का मन कैसे होता है। इतना कहकर उसने थोड़ा हंसने की कोशिश की। नीरकुन्नम घर में चक्की की और त्रिकनपुरा घर में करतम्मा की इच्छाओं का महत्व नहीं रहा। इस तरह दिन बीतते गए। दोनों की आत्माएं व्याकुल होकर तड़पती रहीं। अकेले में करतम्मा रोया करती। चक्की का कलेजा फटता रहता, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं समझा। चक्की की बीमारी बढ़ती गई। यह सुनकर परी एक दिन उसके यहाँ गया। चेम्पन घर में नहीं था। समुद्र में उस दिन न जाने पर भी वह कहीं बाहर गया हुआ था। परी को देखकर चक्की रो पड़ी। उसकी रुलाई देखकर परी असमंजस में पड़ गया। परी भी अब बदल गया था। उसमें पहले का सा उत्साह नहीं था। रोते रोते बीच में चक्की ने कहा, मैं जा रही हूँ मोतलाली। चक्की बहुत कष्ट में थी। यह परी ने देखा। फिर भी उसने कहा, क्या कहती हो? नहीं नहीं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। चक्की ने पास में बैठने का इशारा किया। वह बैठ गया। परी को देखती हुई चक्की रो रही थी। परी को मालूम नहीं होता था कि क्या कहना चाहिए। चक्की ने कहा, मोतलाली, तुमसे कुछ कहना था। परी ने कहने के लिए कहा। उसे उस पैसे की बात ही पहले कहनी थी। परी ने उसे तसल्ली दी कि पैसे की बात को लेकर उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। चक्की ने पति पर गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि वह बड़ा कंजूस और लालची है।
उसने आगे कहा, हमारे छटपटाने से क्या फायदा, वह पैसा नहीं देता। उसके बारे में चिंता ना करो। नहीं मोतलाली, मेरी लड़की को भी अच्छी जगह में नहीं भेजा, उसे भी दुख छोड़कर सुख भोगने को नहीं मिला। इसके बारे में परी को कुछ नहीं कहना था, वह करतम्मा से संबंध रखने वाली बात थी। चक्की ने आगे कहा, मैं यहाँ इस तरह मर रही हूँ तब भी मेरी लड़की को नहीं बुलवाया है। एक माँ की सारी चिंताएं और वेदनाएं जाग पड़ी। उसकी बेटी की प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी की छाया उसके जीवन में असर नहीं डालेगी, यह निश्चयपूर्वक कैसे कहा जा सकता था। वह अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रही है, फिर भी बीते हुए जीवन का असर नहीं रहेगा, यह कौन कह सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे एक ऐसे आदमी के साथ भेजा गया है जिसका जीवन में कुछ नहीं है और कोई नहीं है। पलनी उसे प्यार करेगा कि नहीं, कौन जाने। चक्की ने कहा, ऐसा लगता है कि उसे समुद्र में निराधार छोड़ दिया गया है। परी ने आश्वासन दिया, ऐसा मत कहो, पलनी अच्छा आदमी और कमाने वाला है, वह उसकी रक्षा करेगा। चक्की ने सिर हिलाते हुए अविश्वास प्रकट किया। उसने कहा, तुम इस तट पर साथ साथ खेला करते थे। परी के हृदय की एक कोमल कली छू गई। बीते हुए दिन याद आ गए। चक्की समझ गई। चक्की भी वह प्रेम कहानी जानती थी ना, उसमें कितनी शक्ति है, शायद यह भी उसे मालूम होगा। दो प्राणियों से संबंध रखने वाली वह बात थी। बीमार चक्की एक माँ की तरह बोल रही थी, मेरे पेट से लड़के का जन्म नहीं हुआ है बेटा। असह्य दुख के साथ चक्की ने आगे कहा, लेकिन मेरा एक बेटा है। परी ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। चक्की ने परी की ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो कि जानने की जरूरत नहीं है। फिर चक्की ने परी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे दबाते हुए कहा, यही यही परी मेरा बेटा है। ऐसा लगा कि परी के परितप्त हृदय के एक कोने में आशा की एक लहर लहरा उठी। जिससे उसने प्रेम किया था वह उसकी होकर भी नहीं रही, लेकिन अब उसे लगा कि वह उसकी कोई है और वह भी उसका कोई है। करतम्मा उस शादी से सुखी होगी, चक्की को इसकी आशा नहीं है। परी के और उसके साथ साथ खेल कर बड़े होने की बात उसे याद है। वह उसे बेटा बना लेती है, तब तब परी की टूटी हुई आशा में अंकुर निकलता है। क्या करतम्मा अब भी उसकी हो सकती है? नहीं भी हो तो भी माँ ऐसा चाहती है क्या? एक क्षण में परी अब एक अस्पष्ट और अयथार्थ जगत में पहुंच गया। माँ ने कहा, बेटा तुम शादी करके व्यापार में उन्नति करो और सुखी हो। कभी भी न भुलाया जा सकने वाला यह वाक्य परी के कान में गूंजने लगा। उस रात को करतम्मा ने भी यही कहा था, लेकिन करतम्मा को जैसा जवाब उसने दिया था वैसा कोई जवाब उसने चक्की को नहीं दिया। बेटा तुम करतम्मा को तकलीफ में ना डालना, उसका ब्याह हो गया है, अब उसे कोई कष्ट न देना। परी को विस्मय हुआ। उसे लगा कि तकदीर उसे आज्ञा देती है कि वह करतम्मा के जीवन में प्रवेश ना करें। उसने चक्की को यह कहते सुना, परी तुम करतम्मा के भाई हो, उसका कोई सगा भाई नहीं है। बेटा तुम्हें उसका सगा भाई होकर रहना है। चक्की ने ही यह सब कहा था, इसमें परी को संदेह नहीं था। चक्की ने और भी बातें कहीं। चंपन ने करतम्मा को त्याग दे दिया है, वह खुद मर रही है। करतम्मा ऐसे आदमी की दया पर छोड़ दी गई है जिसका न घर है न कोई सगा संबंधी। उसका अब इस दुनिया में अपना कौन है? सिर्फ परी है। उसने कहा कि दोनों के बीच भाई बहन का संबंध रहना चाहिए। चक्की ने पूछा, बेटा तुम हमेशा उसके भाई होकर रहोगे ना? परी की आंखों में आंसू आ गए थे, वे आंसू टप टप गिरने लगे। चक्की ने देखा, उन आंसुओं का अर्थ भी उसने समझा। उस प्रेम कहानी का रहस्य चक्की ने प्रकट कर दिया। बेटा तुम्हें उससे प्रेम था, लेकिन अब उसे बहन समझना, यही तुम्हारे प्रेम का परिणाम होना चाहिए। क्यों? परी कोई जवाब नहीं दे सका, उसका गला रुंध गया था। वह उसे प्यार करता है तो अब उसका भाई बन जाए, यह सब ठीक है? निशब्दता में कुछ समय बीता। चक्की ने पूछा, ठीक है ना बेटा? यंत्रवत परी ने जवाब दिया, हाँ तुम्हें भाई बहन होकर रहना है। एक क्षण बाद चक्की ने फिर कहा, यदि वह यहाँ रहती तो मरते समय उसे भी समझा देती। चक्की भावावेश में आ गई। वह परी से बार बार करतम्मा का भाई होकर रहने की बात कहती रही। जब कोई नहीं रहेगा तब उसकी सुधि लेने को कहा। उसके मरने के पहले अगर वह ना आए तो उससे उसका भाई होने की बात कहने को कहा। परी ने सब मान लिया। चक्की को लगा
कि परी का उस तरह मान लेना काफ़ी नहीं है, इसलिए चक्की ने फिर परी से एक बार प्रार्थना की। उस रात को चक्की ने परी को तट पर गाते सुना। चेम्पन के लिए वह दुर्दिन का समय था। वह समुद्र में नहीं जा सकता था, आमदनी घटती जाती थी, ऊपर से उसे एक और घाटा हुआ। कादरी मोतलाली को उसने जो माल दिया था उसका दाम थोड़ा मिलना बाकी था। कादरी एक रात को अपनी झोपड़ी में से सब सामान लेकर चंपत हो गया। उस घाटे से चेम्पन को एक बड़ा धक्का लगा। चेम्पन ने पहले की तरह फिर समुद्र में जाने का निश्चय किया। कब तक घर में बैठा रहता? कई दिनों के बाद एक दिन फिर लोगों ने चेम्पन को अपनी नाव पर पतवार थामे देखा, लेकिन वह बैठा था, खड़ा नहीं था। नाव की गति में पहले जैसी तेजी नहीं थी। वह पहले की तरह लहरों पर उछलती फांदती नहीं थी। चेम्पन पहले जैसी फुर्ती से पतवार को संभाल भी नहीं पाता था। उसके पांव थरथराते थे। नाव के उस संकरे नुकीले हिस्से पर अंगूठे के बल पर खड़े होने में अब उसे डर लगता था। तो क्या आगे बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति खत्म हो गई? मुमकिन है कि बाकी नावों को छोड़कर पक्षी जैसी तेजी से अपनी नाव को आगे बढ़ाने और नावों की अपेक्षा अधिक माल लाद कर लौटने में चेम्पन अब असमर्थ हो गया। उसकी नाव अब दूसरी नावों की तरह ही उतरती रहती है। तट वाले आगे उसकी पक्षी की गति नहीं देख पाएंगे। समय होने के पहले नाव तट की ओर मुड़ी। नाव खेने वालों ने इसका कारण पूछा। चेम्पन ने कहा, दूसरे दिन देखेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। काफ़ी है? ऐसा इसके पहले चेम्पन ने कभी महसूस नहीं किया था। नाव किनारे लगने आ रही थी। चेम्पन ने ज्यों ही डांड खींचा, पानी में गिर गया। खेने वालों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और नाव में चढ़ा लिया। इसके बाद चेम्पन फिर पतवार थामने नहीं बैठा। उस दिन चेम्पन ने माल के बारे में मोल तोल भी नहीं किया। जितना मिला उतने ही पर माल बेच दिया। वह थका मांदा घर लौटा। उसकी चाल एक टूटे हुए आदमी की तरह थी। क्या चेम्पन का सब कार्यक्रम टूट गया? पंचमी पिता की प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसने भात तैयार कर रखा था। तरकारी भी पिता की पसंद की बनाई थी। कमजोर आवाज में चक्की भीतर से यह कहती सुनाई पड़ी, बिटिया खाना परोस दे, पप्पा आ रहा है। पंचमी ने खाना परोसकर सामने लाकर रख दिया। चेम्पन ने थोड़ा उठाकर खाया, लेकिन रुचि और खुशी के साथ नहीं। जब वह बाहर गया तब पंचमी ने माँ से कहा, अम्मा आज पप्पा ने मन से खाना नहीं खाया। हाथ मुंह धोकर चेम्पन चक्की के पास आया। चक्की ने चेम्पन को गौर से देखा। दोनों की आंखें भर आई। जीवन में पहली बार चेम्पन की आंखें सजल हुईं। चक्की ने कहा, क्या किया जाए, सब विधि की लीला है। चेम्पन ने आंसू पोंछ डाले, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दी। इतनी इच्छा शक्ति अब भी बाकी थी। उसने पूछा, तू उठ नहीं सकती क्या? मैंने कोशिश तो की है, लेकिन क्या किया जाए? थोड़ी देर तक चुप रहकर चेम्पन ने पूछा, तब मैं क्या करूं? चक्की को लगा कि चेम्पन उसके मरने के बाद वह क्या करेगा इसके बारे में सोचने लगा है। उसका सारा जीवन अपूर्ण ही रहेगा, आगे बढ़ने में असमर्थ ही रहेगा। क्या जवाब दें, यह चक्की सोचने लगी। चेम्पन खाट पर चक्की के पास बैठ गया। चक्की ने देखा कि पति में पहले जैसी ताकत और फुर्ती अब नहीं रही। चेम्पन ने उस दिन समुद्र में जो घटना घटी थी उसे कह सुनाई। उसने कहा, मेरे पैर ढीले पड़ गए हैं। पति से समुद्र में कोई दुर्घटना हो सकती है, यह ख्याल चक्की को कभी नहीं हुआ था। आज वह भी हो गया। आगे भी कुछ हो सकता है। निस्सहाय भाव से चेम्पन ने पूछा, मैं क्या करूं चक्की? वह चक्की से नहीं तो और किससे यह सवाल करता। जवाब देने का अधिकार भी और किसको था? उसके जीवन की व्यवस्था और सफलता के लिए चक्की एक अविभाज्य अंग जो थी। अब उसे खाट की शरण लेनी पड़ी है। उसके साथ ही चेम्पन का सब तेज भी समाप्त सा हो गया। वह एक हारे हुए व्यक्ति की भांति सिकुड़कर खाट पर बैठा था। चक्की ने चेम्पन का हाथ छाती पर रखकर उसे दबाते हुए पूछा, मैं मर जाऊंगी तो क्या करोगे? चेम्पन रो पड़ा। ऐसी बात ना कहे चक्की, मैं क्या करूंगा? चेम्पन के हाथ पर चक्की की पकड़ कस गई। चक्की की छाती पर चेम्पन का हाथ पड़ते ही छाती धड़कन की तेजी से उसको अपना हाथ हिलता सा लगा। चक्की ने चेम्पन पर अपनी नजर गड़ाते हुए कहा, किसी दूसरी से शादी कर लेना। इतना कह चुकने पर चक्की का शरीर कांपने लगा और हाथ पांव ऐंठने लगे। छाती की धड़कन भी धीमी पड़ती जैसी मालूम हुई। चक्की की नज़र चेम्पन के चेहरे पर गड़ी थी। चेम्पन ने पूछा, क्या कहा तूने? दूसरी शादी करने के लिए? कोई जवाब नहीं मिला। चक्की को मालूम था कि जीवन में आदमी को एक साथी की ज़रूरत होती है। उसके लिए उसने एक रास्ता भी सुझा दिया।
चंपन ने तब तक इस तरह की बात के बारे में नहीं सोचा था। तू बोलती क्यों नहीं? चक्की की आंखें पथराने लगीं। चंपन डर गया। उसने चिल्लाकर चक्की को पुकारा, चक्की चक्की। चक्की निश्चल थी। हाय, तू चली गई रे। चंपन चक्की की देह पर गिर गया। उस समय भी चक्की की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। तो यहीं पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वां अध्याय। पंचमी फूट फूट कर रो रही थी। नल्लम्मा उसे शांत कर रही थी। चक्की पंचमी का भार नल्लम्मा को सौंप गई थी। नल्लम्मा ने भी उसके 4 के बदले 5 बच्चे हैं ऐसा मान लिया, लेकिन इससे पंचमी को तसल्ली नहीं हो सकती थी। अच्चन और अन्य साथियों ने मिलकर चंपन को चक्की के शरीर से अलग किया और बाद में जो जो करना था उनका प्रबंध किया। घटवार को खबर दी गई, वह आ गया। करतम्मा को खबर देने की बात उठाई गई। जब वह बात शोकातुर चंपन के कान में पड़ी तब तुरंत उसने गरज कर कहा, नहीं, उसे खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंपन के विचार में करतम्मा ही चक्की की अकाल मृत्यु का कारण थी। सब लोग थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध हो गए। चंपन के इस निश्चय के न्यायान्याय के बारे में सब सोचते ही होंगे। घटवार की राय की प्रतीक्षा थी। घटवार ने कहा, माँ को बेहोश हालत में पड़ी देखकर ही वह गई थी ना, सब त्याग कर ही वह गई ना, जाने दो। पंचमी तब भी अपनी दीदिया को पुकारती रही थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दाह संस्कार की तैयारियां होने लगी। गैर धर्मी परी थोड़ी दूर पर खड़ा रहा। करतमा के बिना ही दाह संस्कार हो रहा था। इससे उसे दुख हुआ, लेकिन वह इस संबंध में कुछ कर भी नहीं सकता था। करतमा को कितना दुख हो सकता है? आगे कभी मिलने पर वह उससे पूछ सकती है और कह सकती है, मोतलाली, तुमने भी तो खबर नहीं दी। इतना ही नहीं, चक्की भी उसे माफ नहीं करेगी। परी को लगा कि इस समय उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करें यह स्पष्ट नहीं था। वह करतमा का भाई बन गया था, उसे अपनी बहन बना लिया था। अब भाई के तौर पर उसे जीवन बिताना था। उस रात को परी को नींद नहीं आई। रात काफी बीत जाने पर वह उठकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह झोपड़ी को बंद करके निकल पड़ा। वह आगे बढ़ता गया। समुद्र के किनारे ही हवा मानो कुछ गुनगुना रही थी। तरंगे भी मानो कुछ पूछ रही थी, कहाँ जा रहा है? त्रिकनपुरा? क्यों? करतम्मा को उसकी माँ के मरने की खबर देने के लिए? इसके लिए तुम्हें क्या अधिकार है? यदि कोई यह सवाल पूछ बैठे तो क्या उत्तर देगा? करतम्मा से जब वह मिलेगा तब वह क्या कहेगा? इस तरह के प्रश्न उसकी गति को रोकने वाले प्रश्न थे। फिर भी वह बढ़ता गया। पर वह उसका भाई है। उसकी माँ ने उसे उसका भाई बना दिया है, लेकिन क्या वह बहन बनेगी? परी यदि करतम्मा से जाकर मिले तो उस मिलन का नतीजा क्या होगा? इसके बारे में उसने सोचा है? खूब भोर के समय वह त्रिकनपुरा तट पर पहुंचा। नाव पर जाने के लिए निकलने वाले एक मल्लाह को उसने देखा। परी ने उससे पढ़नी के घर का पता पूछा। छाकरा के समय वह आदमी नीरकुन्नम तट पर गया था। उसने परी को पहचान लिया। उसने पूछा, छोटे मोतलाली, पढ़नी को क्यों खोजते हो? परी जरा घबरा गया। उसने कहा, पढ़नी की स्त्री की माँ मर गई है। कोच्चुनादन के लिए यह एक समाचार था। वह चंपन और चक्की दोनों को जानता था। उसने चक्की की प्रशंसा की, लेकिन वह एक गड़बड़ में डालने वाला सवाल पूछ बैठा। मरने की खबर लेकर मोतलाली तुम कैसे आए? वहाँ कोई मल्लाह उन्हें नहीं मिला क्या? यह सवाल परी के मन में भी उठा था और उसने एक जवाब भी सोच रखा था। लोगों ने पढ़नी और उसकी पत्नी को खबर ना देने का ही निश्चय किया है, इसलिए मैं चला आया। चक्की के मरने के बाद वहाँ का समाचार परी ने कह सुनाया। तब भी कोच्चुनादन ने सवाल उठाया, उसके लिए आधी रात के समय ही मोतलाली क्यों निकल पड़े? इसका जवाब उसे भाई बनाने वाली बात थी, लेकिन वह कारण बताने लगता तो उसके पीछे की कहानी भी कहनी पड़ती। एक मुसलमान कैसे मल्लाहिन का भाई बन गया? माँ ने क्यों उसे भाई बना दिया? यह सब बताना पड़ता। उपयुक्त जवाब ना पाकर वह परेशान हुआ। आखिर उसने गोल मटोल जवाब दिया कि उन लोगों की हृदयहीनता देखकर उसे बहुत दुख हुआ है, इसलिए वह चल पड़ा। पता नहीं इस जवाब से कोच्चुनादन को संतोष हुआ कि नहीं। उसने परी को पढ़नी का घर बता दिया। करतम्मा से क्या कहें? सीधे खबर दे देना ठीक है? उसे कैसे समझाया जाए? नावें समुद्र में उतर गई थी। पढ़नी के घर के सामने आकर परी खड़ा हो गया। वह छोटा घर शांत और निशब्द था। परी का कंठ सूख गया। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर अनजाने करतम्मा शब्द उसके मुंह से निकल गया। कोई जवाब नहीं मिला। परी ने दोबारा पुकारा,
भीतर से आवाज आई, कौन है? करतम्मा ने परी की आवाज पहचान ली। मैं हूं करतम्मा। मैं माने मुझे पहचाना नहीं? कौन हो? मैं हूं परी। परी। फिर एक लंबी निस्तब्धता रही। परी ने कहा, एक बड़ी बात कहनी है करतम्मा। रुलाई की आवाज में भीतर से जवाब आया, वहां से चले आने पर भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे? नहीं नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, मैं देखना नहीं चाहती। वह रो रही थी। उसके शब्द परी के कलेजे में चुभ गए। उसने ठीक ही कहा, वह अपने बचाव की खोज में थी। वह उसके चले आने पर भी उसे चैन से नहीं रहने देता। बिना कुछ कहे ही उसने लौट जाने की बात सोची। फिर सोचा, जो बात कहनी है बाहर ही से क्यों न कहकर चला जाए। लेकिन एकाएक कठोर होकर वह कैसे कहे। परी ने दरवाज़ा खोलने की प्रार्थना की। उसने पूछा, करतम्मा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? अपने उमड़ते गहरे भावों को होंठ काट कर दबाते हुए भीतर से ही उसने कहा, जानती हूँ। तब बाहर आने से क्यों डरती हो? इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसने आगे कहा, मैं अब भी वही पुराना परी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पति के साथ रहती हो। निस्सहाय होकर करतम्मा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। परी को कहीं से हिम्मत मिली। उसने कहा, ऐसा मत कहो करतम्मा, हमें आगे भी मिलते रहना है, एक दूसरे से आमने सामने होकर बातें भी करनी है। बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह समुद्र में गया है, तूफान और आंधी वाले समुद्र में। फिर निस्तब्धता छा गई। परी ने फिर पुकारा, करतम्मा। करतम्मा ने लाचारी से जवाब दिया, क्या है? मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? उस गहरे संबंध का विच्छेद ना करके उसे एक नए रूप में प्रकट करना संभव हो गया। करतम्मा कुछ आश्वस्त हुई। परी ने कहा, हाँ बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सगा भाई नहीं है ना? नहीं, तो तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारा भाई होकर तुम्हारी देखभाल करूं। मेरी माँ? हाँ हाँ, दरवाज़ा खोलो, सब बातें सुना दो। करतम्मा ने भीतर बत्ती जलाई और दरवाज़ा खोल दिया। कैसे वह बात कहें, लेकिन निष्ठुरता के साथ बात निकल गई, तुम्हारी माँ मर गई। करतम्मा सुनते ही धाड़ मार कर रोने लगी। पड़ोस की स्त्रियां आ गई। तब तक परी वहां से चला गया था। पड़ोसिनों ने करतम्मा को शांत करने की कोशिश की। उसकी माँ के मरने की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उस दुख में भी करतम्मा ने यह नहीं बताया कि किसने खबर दी है। स्त्रियों ने अंदाज लगाया कि उसने सपना देखा है। काफ़ी देर तक अश्रुपात करने के बाद उसके मन में कई विचार उठे। उस खबर पर विश्वास किया जा सकता है? उसे लगा कि कहीं वह खबर एक निराश प्रेमी के द्रोह बुद्धि का फल तो नहीं है। यदि माँ सचमुच मर गई है तो खबर देने के लिए कोई नहीं आएगा क्या? पति समुद्र में गया था, लौटने पर उसे खाना देना था। पत्नी की कर्तव्य भावना ने उसे घर में कामकाज में फंसा दिया। किसी तरह रोज की तरह उसने भात तरकारी तैयार की। वह एक एक क्षण की प्रतीक्षा में रही कि कोई खबर लेकर आएगा। परनी जरा पहले ही लौट आया। फूट फूट कर रोती हुई करतम्मा ने कहा, मेरी माँ मर गई है। परनी ने अनसुना कर दी। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई पड़ी। करतम्मा रो रही थी। मैंने अपनी माँ को मार डाला। जरा भी सहानुभूति प्रकट किए बिना परनी ने पूछा, खबर कौन लाया? क्या जवाब दे? करतम्मा घबरा सी गई। परनी गौर से देख रहा था। आखिर करतम्मा ने कहा, वह छोटा मोतलाली। तब वह कहाँ है? खबर देने के बाद वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। परनी की उस गंभीरता का क्या कारण था? परी का आना या रिवाज के मुताबिक खबर ना मिलना? परनी ने पूछा, क्या उस मुसलमान को तेरे बाप ने भेजा था? करतम्मा इसका कोई जवाब नहीं दे सकी। परनी ने आगे पूछा, यह खबर भेजने के लिए क्या उन्हें उस तट पर कोई मल्लाह नहीं मिला? करतम्मा इसका भी क्या जवाब देती? इसी मौके पर छुरा भोंक कर कायदे बेकायदे की बात उठानी थी। परनी के मन में किसी संदेह ने जगह कर ली थी। क्या संदेह था? करतम्मा को मालूम नहीं हुआ। उसे सिर्फ एक बात कहनी थी, हम लोग चले। कहाँ? नीरकुन्नम तट पर। परनी अपना होठ एक तरफ खींचकर जरा हंस दिया। उसका अर्थ था कि वह जाने के लिए तैयार नहीं है। करतम्मा ने कहा, मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है वह मर गई है। इस तर्क का परनी पर कोई असर नहीं पड़ा। करतम्मा ने कहा कि उसकी माँ ने एक माँ की तरह परनी से प्यार किया था। माँ ने कोई गलती नहीं की है। गलती हुई तो उसी से हुई है। शादी के दिन माँ ने ही उसे यहाँ आने को कहा था।
और उसी के कहने से वह चली आई। उसने आगे कहा, समुद्र माता की कसम, मैं जब आने में हिचक रही थी तब माँ ने ही जोर देकर मुझे आने को कहा था। हम जरा जाकर वहां देख आए। करतम्मा पर्णी का पैर पड़कर रोने लगी, लेकिन वह पत्थर की मूर्ति की तरह अचल रहा। माँ कैसी होती है यह चक्की ने ही पर्णी को दिखा दिया था। वही चक्की मर गई है, उसकी मृत्यु का पर्णी पर असर नहीं होगा, यह कैसे हो सकता है? उसने अपने आप बोलते हुए कहा, सबने मिलकर मुझे किनारे पहुंचा दिया। करतम्मा ने पूछा, नीरकुन्नम जाने के लिए ना? ऐसा ही कह रहे थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? थोड़ी देर बाद पर्णी ने कहा, उसको आते हुए कोचुनादन भैया ने देखा था। वह पप्पू तट के लोगों के बीच अपयश की बातें फैलाता ही रहता है जब तक। कहते कहते उसका गला रुंध गया। गला साफ करके वह फिर बोला, वे सब बाल बच्चे वाले हैं, इसलिए मुझे नाव पर से उतार दिया। करतम्मा को सब बातें समझ में आ गई। उस मौके पर यह भी हो गया। करतम्मा को सिर्फ एक ही सवाल करना था। उसने पूछा, मुझ पर संदेह करते हो? वह ना कह सकता था, ना हाँ। उसने पूछा, वह मुसलमान आकर खबर देने के बाद फांसी लगाने के लिए कहाँ चला गया? उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। वह क्यों अपने को यहाँ घसीट लाया? सब कुछ कह डालने का वह मौका था। बिना कुछ छिपाए सब बात बताई जा सकती थी, लेकिन करतम्मा को कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। पर्णी ने पूछा, उसने आकर क्या कहा? कि माँ मर गई। वह उस छोटे परिवार के भविष्य का निर्णय करने वाला क्षण था। उस समय समुद्र में उस खबर के बारे में चर्चा हो रही थी। बुढ़िया की मृत्यु की बात सच्ची हो सकती थी। चक्की के बेहोश होकर गिर जाने की बात सबको मालूम थी ही। शायद वह फिर उठेगी नहीं, यह भी सबने अंदाजा लगाया था। लेकिन मरने की खबर देने के लिए एक मुसलमान छोकरे के आने की क्या जरूरत थी? कोचुनादन ने कहा। मेरे पूछने पर वह घबरा गया था। पप्पू को और भी बातें सुनानी थी। उसने कहा कि नीरकुन्नम तट पर करतम्मा और वह मुसलमान रात दिन साथ साथ खेलते और दौड़ते फिरते थे। उसने आगे कहा, रात को वह बैठकर गाता था और यह निकलकर मिलने जाती थी। इसलिए ना शादी के समय मैंने झगड़ा खड़ा किया था। पप्पू को एक जीत जैसा अनुभव हुआ। सबको एक बात का दुख था, पर्णी बेचारा एक शुद्ध आदमी है, उसे एक ऐसी स्त्री मिली, इसका सबको दुख था। एक ने पूछा, तब उसे नाव पर कैसे ले जाएंगे? इस सवाल का मतलब सब जानते थे। सबने समझा कि पर्णी का घर शुद्ध नहीं है। उस स्थिति में पर्णी अगर नाव पर आवे तो कभी भी संकट उपस्थित हो सकता है। वेलायुधन ने पूछा, उसका घर शुद्ध नहीं है, यह किसने कहा है? आंटी ने भी वेलायुधन का पक्ष लिया और बात उठाने वाले कुमारन से पूछा, क्यों रे, तू निश्चित रूप से कह सकता है उसका घर शुद्ध नहीं है? यह निश्चित रूप से यहाँ कौन कह सकता है? यहाँ तक कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। पर्णी का घर शुद्ध है, इसका विश्वास किया जा सकता था। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। फिर भी मामूली तौर पर एक संदेह सबको था। उस दिन पर्णी इसी कारण नाव को बीच समुद्र में नहीं ले गया था कि उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। पप्पू जो कहानी फैलाता रहता है, उससे भी उसके मन में तकलीफ है। फिर भी लड़की अच्छी है, यह कहने वाले भी थे। कुमारन को छोड़कर बाकी सब पर्णी के घर को पवित्र मानने के लिए तैयार थे। कुमारन ने एक सवाल उठाया, एक मल्लाह मरने की खबर देने के लिए एक मुसलमान को ही भेजेगा क्यों? इस पर रात के समय वह वहां से क्यों निकला? इसका जवाब कौन दे सकता है? सब दृष्टि से देखने पर एक संदेह बना रह गया, लेकिन पर्णी से सबको सहानुभूति थी। पर्णी के घर में भी बातें अनिश्चित थीं। करतम्मा ने एक पीड़ित शोकातुर हृदय के तौर पर एक पत्नी के अधिकार के साथ नहीं विनती की कि उस माँ का शव ही अंतिम बार देख आने के लिए जाने दिया जाए, लेकिन पर्णी ने कुछ नहीं कहा। करतम्मा ने पूछा, मुझ पर विश्वास कर सकते हो? विश्वास करूंगा ही, लेकिन वह कुछ बातें जानना चाहता था और करतम्मा बिना कुछ छिपाए सब कुछ कह डालने के लिए तैयार थी। लेकिन उस समय उसमें कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। उसके लिए वह समय महत्वपूर्ण था, लेकिन पर्णी उसकी गुरुता नहीं समझ सकता था। उसकी ही माँ की नहीं, किसी की भी माँ की मृत्यु की गुरुता वह नहीं समझ सकता था। करतम्मा निरुपाय होकर रोई। एक समाधान उसके मन में आया, उसे अकेले ही जाने दें, वह उसी दिन लौट आएगी। पर्णी ने इस सुझाव का भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। करतम्मा के मन में यह विचार भी आया
कि पति की उपेक्षा करके ही वह क्यों न चली जाए, लेकिन इसका मतलब था कि लौटकर नहीं आना होगा। नहीं, इसके लिए वह तैयार नहीं थी। उसने एक मल्लाहिन होकर जन्म लिया है, वैसे ही मरना भी है। उसकी माँ की भी वही इच्छा थी। वह पिता के ही पैरों से लिपटकर अपनी जीवन लीला समाप्त करेगी। एक आदमी को भेजकर माँ के मरने की खबर तक ना देने वाले बाप उसे शरण देगा, इसकी आशा करना व्यर्थ था। हक के तौर पर भी वह शरण नहीं मांग सकती थी। वह पिता की अवहेलना करके घर त्याग कर एक आदमी के पीछे आई थी। अब वह उसकी छोटी झोपड़ी में ही पड़ी पड़ी अपनी जिंदगी गुजार लेगी। उसे पंचमी की याद आई। आते समय उसने दीदिया दीदिया कहकर जो करुण पुकार की थी, वह अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह पंचमी माँ के दाह संस्कार के समय आश्रयहीन होकर रोती होगी। अब उसे घर में अकेले रहना होगा। समुद्र तट पर और भी तो परी होंगे। परणी दूसरी तरफ मुंह किए चुपचाप बैठा था। उसके मन में भी शांति नहीं थी। अब तक वह सब तरह की चिंताओं से मुक्त रहा है। कहीं भी रहे, वहाँ उसे सुख ही सुख मालूम होता था। करतम्मा उसके पास गई और कहा, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों? परणी ने पूछा। वह मुसलमान यहाँ क्यों आया? करतम्मा ने अपनी सच्ची स्थिति बतला देने के विचार से कहा, मेरा सर्वनाश करने के लिए, नहीं तो और किस लिए। करतम्मा ने परणी के सवाल का सामना किया। इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई? परणी भी सजग था। उसने पूछा, वह कौन है करतम्मा? करतम्मा उसके सवाल का अर्थ समझकर सब कुछ कह डालने के लिए तैयार होकर बैठ गई। कैसे कहना है, इसमें उसे संदेह था। कहीं से भी शुरू करें, अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। सब कुछ कह डालना है तो कहीं से भी शुरू करें, इसमें क्या हानि है। उसने कहा, हम दोनों बचपन से साथ ही साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। करतम्मा ने पूरी कहानी सुनानी शुरू की। बिना किसी क्षोभ या उत्तेजना के वह कहती गई। परणी ध्यान से सुनता गया। परणी का भाव देखकर करतम्मा को डर भी लगा। थोड़ा सुनाने के बाद उसने पूछा, क्या मेरी बातों का विश्वास नहीं करते? परणी ने कहा कि वह विश्वास करता है। एक लड़की अपने पति से अपनी प्रेम कहानी सुना रही थी। उसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। वह अपने को काले रंग में चित्रित कर रही थी ना। आगे चलकर करतम्मा उस ढर्रे से कहानी सुनाने में असमर्थ हो गई। कहानी में वह गति नहीं रही। उसने अपने 18वें साल में प्रवेश करने तक की बातें सुनाई। पैसा कर्ज लेने के बारे में कुछ नहीं कहा, अंतिम विदा लेने के बारे में भी नहीं कहा, बाकी सब कुछ सुना डाला। उसे संदेह हुआ कि परणी को ऐसा लगा होगा कि उसने कुछ छिपाया भी है। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, वह मेरा भाई है। उसे नहीं लगा कि परणी ने इसे मान लिया हो। सब सुन चुकने के बाद परणी ने कहा, तो लोगों का यह कहना कि उन लोगों ने तुम्हें नीरकुन्नम तट पर से दूर कर दिया है, सच ही है ना? है ना? इसके उत्तर में करतम्मा को एक ही बात कहनी थी कि वह इस तट के योग्य एक अच्छी पत्नी होकर अपना जीवन बिताएगी। यहाँ पर 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वां अध्याय के लिए मेरे साथ बने रहिए लक्ष्मी प्रियाज वर्ल्ड में। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।